नमस्कार जी आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था पर बात करने वाले हैं जी जो भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आप कह सकते हैं एक अहम रोल निभाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जी CVC जिसे कहते हैं। जी हाँ, CVC ये वो संस्था है जो खास तौर पर केंद्र सरकार के स्तर पर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर ईमानदारी और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए काम करती है। और हमारे पास ना कुछ दस्तावेज हैं, अच्छा, थोड़े ऑफिशियल सोर्सेज हैं जो बताते हैं कि ये CVC आखिर बना कैसे, इसकी शक्तियां क्या हैं, कौन लोग इसमें होते हैं और ये असल में काम कैसे करता है। हाँ, तो इन सोर्सेज के जरिए हम कोशिश करेंगे कि CVC को थोड़ा आसान भाषा में समझ सकें। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी जड़ से, मतलब इसकी स्थापना कैसे हुई, ये वजूद में कैसे आया। हाँ, तो देखिए इसकी कहानी शुरू होती है काफी पहले 1964 में। उस वक्त सरकार ने एक समिति बनाई थी के संथारम समिति। अच्छा, संथानम समिति, हाँ सुना है इनका नाम। जी, तो इसी समिति ने सिफारिश की थी कि भाई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक केंद्रीय सतर्कता आयोग होना चाहिए। तो सरकार ने उनकी सिफारिश पर इसे बना दिया 1964 में। पर एक बात इसमें दिलचस्प है, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं कि तब इसे कोई कानूनी मतलब लीगल बैकिंग नहीं थी। सही कहा, बिल्कुल सही। शुरू में ये न तो संवैधानिक संस्था थी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई और न ही सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी, मतलब इसे संसद के किसी एक्ट से नहीं बनाया गया था। तो फिर कैसे बनी थी ये? बस सरकार के एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से मतलब एक सरकारी आदेश से बनी थी। तो इसकी पावर एक तरह से लिमिटेड थी। अच्छा, लेकिन फिर इसमें बदलाव आया है ना? हाँ, एक बड़ा बदलाव आया काफी सालों बाद 2003 में। तब संसद ने बाकायदा एक कानून पास किया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ओके, 2003 का एक्ट। हाँ, और इस एक्ट ने क्या किया? इसने CVC को क्या दिया? इस एक्ट ने CVC को वो चीज दी जो उसके पास पहले नहीं थी, सांविधिक दर्जा, स्टैट्यूटरी स्टेटस। स्टैट्यूटरी स्टेटस, इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका मतलब ये हुआ कि अब CVC सिर्फ एक सरकारी विभाग का हिस्सा नहीं रही, ये एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई। इसे अपनी शक्तियां सीधे संसद के कानून से मिलने लगी। अच्छा, तो ये किसी मंत्रालय या डिपार्टमेंट के अंडर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये सीधे संसद को रिपोर्ट करती है। इससे इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, जो कि भ्रष्टाचार जैसे मामलों से निपटने के लिए बहुत जरूरी है, बिना किसी दबाव के काम कर सके। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब ये एक स्वतंत्र कानूनी तौर पर मजबूत संस्था बन गई। अब बात करते हैं कि इसमें होता कौन-कौन है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन लोग चलाते हैं इसे? हाँ, तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब इसमें एक से ज्यादा सदस्य होते हैं। एक होते हैं मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो चेयरपर्सन होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ओके, चेयरपर्सन। और उनके अलावा? उनके अलावा उनकी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं, विजिलेंस कमिश्नर्स। तो कुल मिलाकर 3 लोग तक हो सकते हैं टॉप पर। ठीक है, एक चेयरपर्सन और 2 कमिश्नर। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या ये भी सरकार ही करती हैं? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करते, वो एक समिति की सिफारिश पर करते हैं, रिकमेंडेशन पर। अच्छा, एक कमेटी होती है जो नाम सुझाती है। जी हाँ, और इस कमेटी की बनावट भी देखिए, स्वतंत्रता का ध्यान रखती है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ओके, प्राइम मिनिस्टर। साथ में होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। और तीसरे सदस्य होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ओह, तो इसमें सरकार भी है और विपक्ष भी। ये तो दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। और अगर मान लीजिए लोकसभा में कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है तो फिर जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसका नेता इस समिति में शामिल होता है। तो कोशिश यही है कि नियुक्ति में बैलेंस बना रहे। ये पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जरूरी लगता है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? कितने समय के लिए नियुक्त होते हैं ये? इनका कार्यकाल होता है 4 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। अच्छा, 4 साल या 65 साल, इनमें से जो भी पहले हो जाए। जी, जो भी पहले हो जाए। और एक और खास बात है इसमें। क्या? कि अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ये लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कोई और पद, कोई और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ओह, मतलब रिटायरमेंट के बाद कोई और सरकारी नौकरी नहीं? हाँ, ये इसलिए ताकि वो अपने कार्यकाल के दौरान बिना किसी लालच या भविष्य की चिंता के निष्पक्ष होकर काम कर सकें, किसी को खुश करने की जरूरत ना पड़े। ये भी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। पर क्या इन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया भी जा सकता है?
मान लीजिए कोई गड़बड़ करे तो। हाँ, हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ खास परिस्थितियां होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं। जैसे क्या कारण हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए वो दिवालिया घोषित हो जाएं, या किसी ऐसे अपराध में दोषी पाए जाएं जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, मतलब मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड। गंभीर अपराध, हाँ। या फिर अपने कार्यकाल के दौरान कई और से सैलरी ले रहे हों, या शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में अक्षम हो जाएं, या फिर उनका कोई ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट बन जाए जिससे उनके काम पर असर पड़ने का खतरा हो। अच्छा, ये तो हुए कुछ सीधे कारण, लेकिन अगर उन पर कदाचार मतलब मिसबिहेव या अक्षमता, इनकैपेसिटी का आरोप लगे तो तब क्या प्रक्रिया है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आरोप मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का है, तो प्रक्रिया थोड़ी लंबी और सख्त है। राष्ट्रपति सीधे नहीं हटा सकते। तो फिर कैसे? तब राष्ट्रपति को यह मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ता है जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच करेगा, देखेगा कि आरोपों में दम है या नहीं, और फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। और उस रिपोर्ट के आधार पर? उसी रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, आरोप सही हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। तो ये काफी मजबूत प्रक्रिया है। मतलब सीवीसी के चेयरपर्सन और सदस्यों को हटाना आसान नहीं है। ये उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। बिल्कुल, ताकि वो बिना डरे अपना काम कर सकें। ठीक है, अब जरा सीवीसी के अंदर की बात करते हैं। इसका अपना दफ्तर, अपना स्टाफ होता होगा। कैसे काम करता है ये संगठन? जी बिल्कुल, सीवीसी का अपना एक सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट, जिसमें सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। ओके। इसके अलावा इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड विंग्स भी हैं। जैसे एक है मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, या सीटीई विंग। सीटीई विंग, ये क्या करती है? तकनीकी परीक्षक? हाँ, इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये सरकारी विभागों के जो निर्माण कार्य होते हैं, जैसे सड़कें, बिल्डिंग्स वगैरह, उनका टेक्निकल ऑडिट करते हैं। देखते हैं कि काम सही स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हुआ है या नहीं, कोई घपला तो नहीं है। अच्छा, मतलब कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार पर नजर। जी, और अगर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच भी करते हैं। ठीक है, और दूसरी विंग आपने कहा था 2 है? हाँ, दूसरी है विभागीय जांच आयुक्तों की शाखा, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, यानी सीडीआईज। सीडीआईज, इनका क्या काम है? इनका काम है जो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच, मतलब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती है, उसमें मौखिक जांच करना, ओरल इंक्वायरी कंडक्ट करना, सबूत लेना, गवाहों से पूछना। तो ये एक तरह से इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि जांच सही तरीके से हो। मुख्य काम क्या है? फंक्शंस एंड पावर्स, ये असल में करती क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य काम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। हाँ, ये तो बहुत फेमस एक्ट है। जी, तो इस एक्ट के तहत जो अपराध आते हैं, खासकर जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, उनकी जांच करना या करवाना। करना या करवाना मतलब खुद भी करती है और दूसरों से भी करवा सकती है। हाँ, ये खुद जांच कर सकती है या फिर सीबीआई जैसी एजेंसी को जांच करने के लिए कह सकती है। इसके अलावा ये कुछ खास कैटेगरी के जो लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट्स, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं, उनकी भी जांच करती है। अच्छा, और सीबीआई का आपने जिक्र किया, सीवीसी और सीबीआई का क्या रिश्ता है? ये एक बहुत अहम पॉइंट है। सीवीसी जो है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, जिसे हम आम तौर पर सीबीआई कहते हैं। हाँ, सीबीआई उसके कामकाज का अधीक्षण करती है, सुपरिंटेंडेंस। लेकिन सिर्फ उन मामलों में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत आते हैं। अधीक्षण मतलब क्या ये सीबीआई को कंट्रोल करती है? कंट्रोल नहीं, पर निगरानी रखती है। देखती है कि सीबीआई भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कैसे कर रही है, जांच सही दिशा में जा रही है या नहीं। सीवीसी सीबीआई को निर्देश भी दे सकती है इन मामलों में। अच्छा, निर्देश भी दे सकती है। हाँ, और सीबीआई जो जांच कर रही होती है उसकी प्रोग्रेस को भी सीवीसी रिव्यू करती है, देखती है कि काम कहाँ तक पहुंचा। इसके अलावा सीवीसी केंद्र सरकार और उसके जो अलग अलग प्राधिकरण हैं, उनको सतर्कता विजिलेंस से जुड़े मामलों पर सलाह भी देती है, एडवाइस करती है। और इसकी अपनी शक्तियां क्या है जांच के दौरान? जांच के दौरान इसके पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट? हाँ। जैसे वो किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है, किसी भी दफ्तर से कोई भी दस्तावेज या रिकॉर्ड मांग सकती है, शपथ पर गवाही ले सकती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जांच के लिए। हाँ, ये तो है। अब बात करते हैं इसके अधिकार क्षेत्र की, ज्यूरिसडिक्शन की।
मतलब सीवीसी किन-किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, इसका दायरा कहाँ तक है? इसका दायरा काफी फैला हुआ है, खासकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के मामले में। किन-किन पर लागू होता है ये? देखिए, इसमें आते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। फिर केंद्र सरकार की ग्रुप ए अधिकारी, ये सीनियर लेवल के अधिकारी होते हैं। ग्रुप ए ऑफिसर्स। ओके। फिर जो सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनमें स्केल 5 और उससे ऊपर के अधिकारी। आरबीआई, नाबार्ड, आईडीबीआई में भी जो ऊंचे पदों पर हैं। अच्छा, बैंकों के सीनियर अधिकारी भी? जी। फिर जो सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, उनमें जो बोर्ड लेवल के डायरेक्टर्स होते हैं या फिर E8, E7 और उससे ऊपर के अधिकारी। पीएसयूज के टॉप मैनेजमेंट। हाँ। फिर जो सरकारी बीमा कंपनियां हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, उनमें मैनेजर और उससे ऊपर के अधिकारी। एलआईसी में सीनियर डिविजनल मैनेजर और उससे ऊपर के अधिकारी। और भी कुछ कैटेगरीज हैं जो समय समय पर निर्धारित होती हैं, जैसे एक खास वेतन पाने वाले अधिकारी। मतलब कुल मिलाकर केंद्र सरकार और उससे जुड़े संगठनों के ज्यादातर सीनियर अधिकारी इसके दायरे में आ जाते हैं। मोटे तौर पर यही है। केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली जो समितियां होती हैं या लोकल अथॉरिटीज, वो भी इसके दायरे में आती हैं। ठीक है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज का जिक्र हमारे सोर्स में है, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 और इसमें सीवीसी की भूमिका। पहले तो ये बताएं कि विसल ब्लोअर कौन होते हैं? जो किसी संस्था के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार, गड़बड़ी या किसी भी गलत काम का खुलासा करते हैं। मतलब वो अंदर की बात बाहर लाते हैं, सीटी बजाकर सबको आगाह करते हैं। अच्छा, जो गड़बड़ियों का पर्दाफाश करते हैं। जी। अब ये लोग बहुत जोखिम उठाते हैं ऐसा करके। उन्हें धमकियां मिल सकती हैं, उनकी नौकरी जा सकती है, उन पर झूठे केस हो सकते हैं। हाँ, ये तो खतरा रहता ही है। तो इसीलिए 2014 में ये कानून लाया गया, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट। इसका मकसद है ऐसे विसल ब्लोअर्स की पहचान को गुप्त रखना और उन्हें किसी भी तरह की बदले की कार्रवाई से बचाना। और सीवीसी का इसमें क्या रोल है? इस कानून के तहत सीवीसी को एक डिजिग्नेटेड एजेंसी बनाया गया है, जहां कोई भी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की शिकायत कर सकता है। इसे जनहित प्रकटीकरण या पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर कहा जाता है। तो कोई भी नागरिक सीवीसी को शिकायत भेज सकता है? हाँ, कोई भी व्यक्ति या एनजीओ सीवीसी के पास लिखित में या ईमेल से शिकायत भेज सकता है। शिकायत में पूरी जानकारी होनी चाहिए और अगर कोई सबूत है तो वो भी लगाना चाहिए। और शिकायत करने वाले की पहचान? सीवीसी उसकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखती है, ये कानून का निर्देश है। शिकायतकर्ता को बस ये घोषित करना होता है कि जो जानकारी वो दे रहा है वो उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। लेकिन अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो, मजाक में या किसी को परेशान करने के लिए? हाँ, इसका भी ध्यान रखा गया है। अगर शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है तो शिकायत करने वाले पर कार्रवाई हो सकती है। 2 साल तक की कैद और 30,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, तो इसका दुरुपयोग रोकने का भी इंतजाम है? जी। और अगर शिकायत बेनामी है, मतलब किसने की ये पता ही नहीं चल रहा, या शिकायत गलत है, तो सीवीसी उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। एक और बात, ये कानून स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी पर लागू नहीं होता। एसपीजी जो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा करती है। जी हाँ। ठीक है। अब आते हैं सीवीसी की कार्यप्रणाली पर। ये काम कैसे करती है? मान लीजिए इसके पास कोई शिकायत आई या इसने खुद कोई मामला उठाया, आगे क्या होता है? सीवीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, वहीं से ये ऑपरेट करती है। जब इसके पास कोई मामला आता है तो ये या तो खुद जांच करती है या सीबीआई या संबंधित विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ को जांच के लिए कहती है। ओके, फिर जांच रिपोर्ट आती होगी? हाँ, फिर ये उस जांच रिपोर्ट को देखती है, उसका विश्लेषण करती है और उसके आधार पर यह तय करती है कि आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपनी सलाह संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेजती है। और क्या मंत्रालय या विभाग सीवीसी की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? बाध्य तो नहीं है, लेकिन अगर वो सीवीसी की सलाह से सहमत नहीं है, मतलब वो सलाह नहीं मानना चाहते, तो उन्हें इसके कारण लिखित में सीवीसी को बताने होते हैं। अच्छा, कारण बताना पड़ता है। जी। ये एक तरह का चेक इन बैलेंस है। और सीवीसी अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट तैयार करती है अपने कामकाज की। और वो रिपोर्ट कहाँ जाती है? वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति फिर उसे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखवाते हैं। तो संसद को भी पता चलता है कि सीवीसी ने साल भर क्या किया और उसकी सलाह पर कितना अमल हुआ। ये पारदर्शिता के लिए अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो सीवीसी केंद्र सरकार के स्तर पर
भ्रष्टाचार पर नजर रखने और उस पर लगाम लगाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था है। इसे कानूनी दर्जा मिला हुआ है, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष की भी भूमिका है और इसे जांच की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। जी हाँ, और खास तौर पर विसल ब्लोअर संरक्षण में इसकी भूमिका इसे और भी अहम बना देती है। ये आम लोगों को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का एक सुरक्षित मंच देती है, कम से कम सैद्धांतिक तौर पर। हाँ, सैद्धांतिक तौर पर तो ये सब बहुत मजबूत लगता है। बिल्कुल, पर यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न भी खड़ा होता है, जिसके बारे में शायद श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या प्रश्न? कि देखिए, सीबीसी एक सांविधिक निकाय है, इतनी शक्तियां हैं, स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ने में इसके सामने क्या व्यावहारिक चुनौतियां आती होंगी? क्या वाकई ये उतनी प्रभावी है जितनी कागज पर दिखती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। कानून और वास्तविकता में फर्क तो अक्सर होता है। और दूसरा पहलू ये कि क्या नागरिक समाज, मतलब हम जैसे आम लोग या एनजीओज, सीबीसी की प्रभावशीलता को बढ़ाने में कोई भूमिका निभा सकते हैं? कैसे हम इसे और मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं? ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है। निश्चित रूप से सीबीसी एक महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसकी सफलता शायद सिर्फ इसके अपने प्रयासों पर ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम और समाज के सहयोग पर भी निर्भर करती है। ये एक गहरा विचार है। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।